नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको जो कक्षा 8वीं का गणित का विषय है उसका पहला अध्याय एक परिमेय संख्याएं शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस जो पहला पार्ट है इसको हम जो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो परिमेय संख्याएं से पहले हम जान लेते हैं कि जो प्राकृत संख्या क्या होती है। तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि जो सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होती है, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या दोस्तों होती है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जितनी भी अनंत तक जितनी भी संख्याएं आती है वो सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसी प्रकार जो यहाँ पे हमने प्राकृत संख्या जो पिछली कक्षाओं में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। इसके बाद जो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या में हम शामिल कर लेते हैं, अगर प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक जितनी भी संख्याएं जाती है वो पूर्ण संख्याएं होती है। तो यहाँ पे 0 आ जाता है जिन संख्याओं में तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। अब हम पूर्णांक संख्या की बात करते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या होती है यहाँ पे जो ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 3 माइनस का 2 माइनस का 1 फिर 0 है ना, 1, 2, 3 और 4, यानी कि जिस संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक संख्या आ जाती है और साथ ही 0 आ जाता है तो वो संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। इसी प्रकार अब इनके बाद हम आते हैं परिमेय संख्याओं पे। परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या हम आगे जानेंगे विस्तार से, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है ना। P/Q के रूप में, यानी कि 5/3 है ना, फिर माइनस का 6/4 ऐसे कुछ भी संख्याएं जिसमें पूर्णांक होते हैं, है ना। वह अंश और हर में पूर्णांक हो, यानी कि ऊपर और नीचे यहाँ के बट्टे में पूर्णांक की संख्या माइनस और माइनस में भी हो सकती है और धन में भी, प्लस में भी हो सकती है। तो वे संख्याएं जो बट्टे में होती है वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो हम आगे जानते हैं यहाँ पे विस्तार से और एक एक करके जो परिमेय संख्याएं हैं और उन संख्याओं पूर्ण संख्याओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म हम यहाँ पे जानेंगे कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो पूर्ण संख्याओं को हम इसमें सबसे पहले जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती है। तो योग यानी कि क्या होता है दोस्तों? जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़ होता है। तो 0 + 5 = 5 एक पूर्ण संख्या है ना दोस्तों। हम पूर्ण संख्याएं पढ़ के आए हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। जो भी संख्याएं जो एक से लेके, है ना दोस्तों, एक से लेके 2, 3 ऐसे करके अनंत तक जाती है वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो यहाँ पे हमने जोड़ के देखा है कि 0 + 5 कैसे संख्याएं होती है। तो 0 + 5 बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो 5 एक ऐसी संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार 4 + 7 कितना हो जाएगा? तो इस 4 + 7 हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यह एक पूर्ण संख्या है, 11 एक पूर्ण संख्या है, यानी कि जोड़ में जो दो पूर्ण संख्याएं हमने ले ली है तो उन दोनों को जोड़ने पर हमको पूर्ण संख्याएं प्राप्त होगी। इसी प्रकार दो पूर्ण संख्याएं ली है और उनमें हमने व्यकलन मतलब क्या होता है दोस्तों? घटाना होता है। तो दो संख्याओं को घटाने पर जो पूर्णांक है उनको घटाने पर एक पूर्ण संख्या नहीं है ना। ये संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है उसमें ऋणात्मक नहीं आता है। तो यहाँ पे 5 में से 7 हमने घटाया तो यहाँ पे जो संख्या माइनस का 2 आए हैं ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक पूर्णांक है। माइनस की जब भी संख्या आती है तो वो आ जाती है माइनस की और वो आती है पूर्णांक में। इसी प्रकार यह जो पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत संवत नहीं है, ये इसमें नहीं है, आ जाएगा। इसी प्रकार हम गुणन, है ना, यानी कि गुणा में हम देखते हैं तो 0 और 3 एक पूर्ण संख्या है ना। पूर्ण संख्या में 0 क्या होता है? आता है। इसी प्रकार हम आगे यहाँ पे पढ़ के आए हैं
कि जो प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या। तो प्राकृत संख्या में ज़ीरो शामिल नहीं होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में और पूर्णांक में ज़ीरो होता है। तो हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं। तो पूर्णांक संख्या गुणन के अंतर्गत संवत है ना दोस्तों। ज़ीरो आ रहा है यानी कि एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। और 7 तीन 14 7 21, तो गुणा में 21 आ जाएगा यहाँ पे। क्यों यह क्या यह पूर्ण संख्या है? तो हाँ, यह पूर्ण संख्या में आता है। फिर यहाँ पे 5 और 8 दो हमने संख्या ली है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है? भाग किया है हमने। भाग में संख्याएं जो पूर्णांक संख्या रहती है, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या रहती है, वो नहीं है ना, संवत नहीं आ जाएगी। यानी कि 5/8 ये एक पूर्ण संख्या में नहीं आएगी, ये एक परिमेय संख्या में आएगी, है ना दोस्तों। तो हम क्या पढ़ के आए हैं अभी? यहाँ पे जो जोड़ में संख्याएं पूर्ण संख्याओं का योग संवत है, इसमें संवत नहीं है, इसमें संवत है गुणा में, और भाग में संवत नहीं है। तो हमने ये जाना अभी। इसी प्रकार हम जो पूर्णांक में बात कर रहे हैं करेंगे। अब हमने आगे क्या इकाई में बात करी? पूर्ण संख्या। अब हम पूर्णांक में बात करते हैं। तो पूर्णांक में क्या क्या होगा वो हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे -5 और +5, तो बराबर कितना आ जाएगा? -1, है ना। हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा यहाँ पे। तो 5 में से 6 में से 5 गया तो बचा 1, वो भी कैसा? माइनस का, है ना। क्यों? क्योंकि ये 6 कैसी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या का ही हमेशा चिन्ह लगता है। बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पे -6 है, तो -6 जो बड़ी संख्या है कि जिसके साथ जो चिन्ह लगा रहता है वो ही चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे -1 आ चुका है। इसी प्रकार जो है वो यहाँ पे a+b है ना। a+b एक पूर्णांक है ना। कोई भी संख्या ले लो आप, और उसमें योग है ना, योग हमने किया यानी कि जोड़ हमने किया है, तो जोड़ करने पर वो संख्या हमको पूर्णांक मिलेगी। इसी प्रकार घटाने पर क्या होता है? घटाने पर भी हमको एक पूर्णांक संख्या मिलेगी, है ना। आप कोई सी भी संख्या ले लो, घटा कर लो या फिर जोड़ कर लो, तो हमको वो संख्या पूर्णांक ही मिलेगी। तो यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ पे 7 - 5 तो आया 2। 5 में से 7 घटेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। हम आगे पढ़ के आए हैं, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या, है ना। और 6 और 8 दोनों माइनस माइनस के हैं, तो माइनस के जो घटाव के चिन्ह आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो 8 और 6 हो जाएंगे 14, और जो बड़ी संख्या 8 है, 8 के साथ कौन सा चिन्ह लग रहा है? माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा लिया हमने। तो इसी प्रकार जो यहाँ पे अगर हम इस प्रकार देखें कि यहाँ पे -6 ले रखा है, और फिर यहाँ पे फिर माइनस का 8 ले रखा है, तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? प्लस का 8 हो जाएगा। और 6 और 8, हम 8 में से 6 गए तो कितने बचे? 2। लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है? 8, और 8 के साथ में प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये भी संवत है। माइनस का व्यकलन मतलब माइनस होता है। गुणन में देखते हैं अब। तो गुणा में कोई से भी हमने पूर्णांक संख्या ले ली 5 और 8, तो दो संख्याओं का पूर्णांक का गुणा करने पर हमको पूर्णांक संख्या ही मिलेगी। तो पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवत होते हैं, तो ये भी संवत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, भाग में क्या हो रहा है? बट्टे में संख्या। तो बट्टे में जब भी संख्या आती है तो वो पूर्णांक नहीं कहलाती है, वो एक परिमेय संख्या बन जाती है। तो भाग के अंतर्गत संवत नहीं है। तो इसमें क्या किस किस में आ गया? यहाँ पे इसमें भी आ गया, धन में प्लस में आ गया संवत, और व्यकलन में संवत आ गया पूर्णांक में, और गुणन में भी संवत आ चुका है, लेकिन भाग में संवत नहीं होगा। अब परिमेय संख्याएं हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय संख्या वे संख्या कहलाती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो p और q कैसी संख्याएं रहेगी? ये पूर्णांक रहेगी। पूर्णांक संख्या हम आगे पढ़ के आए हैं। कोई सी भी संख्या जो माइनस और प्लस में रहती है, वह सभी संख्याएं कैसी रहती है? पूर्णांक संख्याएं रहती है। ऐसे करके अनंत इधर भी जाएगा, और ऐसे करके अनंत अपरिभाषित तक इधर भी जाएगा। तो जो संख्याएं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं रहती है, वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो हमारे पास q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर q बराबर 0 आ गया तो वह संख्याएं परिभाषित नहीं होगी। उदाहरण के लिए ये सभी संख्याएं कैसी है? परिमेय संख्याएं हैं। -2/3, 6/7, 9/5।
तो यहाँ पे जो पहला जो नियम है हम पढ़ेंगे, यहाँ पे पहला नियम हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कौन सा? जोड़ है ना। परिमेय संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है, यानी कि परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्या हमको परिमेय संख्या ही मिलेगी? तो हम यहाँ पे हल करके देख लेते हैं। तो 3 और 8 हमारे पास है, प्लस माइनस 5/7। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का गुणा 7 में करेंगे, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा दो, माइनस का 5 है तो माइनस का 5, गुणित यहाँ पे 8 लिख लिया, बट्टे में जो संख्या है यहाँ पे 8 गुणित 7, 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 8 गुणित 7 हो जाएगा। और ये तिर्यक गुणा है, आपको तिर्यक गुणा ऐसे करना है और जो नीचे की संख्या उसका आपस में गुणा कर लेना है। तो 7 हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 8 पंजे 40, है ना। लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, क्यों? माइनस, और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो 8 पंजे हो गया 40/8×7=56। आपको जो भी सवाल करने हैं, आप कक्षा 8वीं में आ चुके हैं तो आपको पहाड़े याद होना ज़रूरी है। पहाड़े आपको 2 से लेकर 10 तक तो किसी भी प्रकार से याद होना ज़रूरी है, तभी आप सवाल अच्छे से हल कर पाएंगे। तो आप पहाड़ों पर विशेष ध्यान दें, और जो गुणा में है पहाड़े बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम घटा लेते हैं, 21 में से 40 या फिर 40 में से 21 घटा लो, तो 40 में से 21 घटा लेते हैं। तो यहाँ पे एक उधार ले लिया तो 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पर बचे 3, 3 में से 2 गए तो 1, तो हमारे पास आया कितना? 19। लेकिन बड़ी संख्या कौन है इन दोनों में, 21 और 40 में? तो 40 है, तो माइनस का चिन्ह उसी का लगेगा। तो 19/56 हमारे पास उत्तर आया। तो यह 19/40 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हम यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं कि जो भी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं का आपस में जोड़ने पर हमको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यहाँ पे लिख रखा है दो परिमेय संख्याओं का योग, है ना। योग मतलब जोड़, भी एक परिमेय संख्या होगा, है ना। यानी कि दो परिमेय संख्या हमने कौन सी ली? 3/8 और -5/7। इन संख्याओं को जोड़ने पर क्या हमको एक परिमेय संख्या मिली? हाँ, हमको एक परिमेय संख्या मिली। तो -19/56 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम दूसरे नियम पे जाते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरे नियम में अंतर, अंतर मतलब क्या होता है? घटाव। तो क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होगा? तो हम हल करके इसको बताते हैं। तो यहाँ पे -5/7 ले लिया, और यहाँ पे माइनस का 2/3। तो यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करेंगे, हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 का गुणा 5 में, तो 3 गुणित -5, फिर -2 गुणा 7 कर लेंगे, फिर आपस में इसका गुणा कर लेंगे, 7 और 3 का। तो 7 गुणित कितना हो जाएगा? 3। इसी प्रकार गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा कितना? 15, माइनस का 15, और फिर माइनस का 2, 7 दूनी 14, और बट्टे 7 21। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस का 15 और माइनस का 14 आपस में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, बट्टे 21 हो जाएगा, और जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह लग जाएगा। तो दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर भी हमको क्या मिल रही है? एक परिमेय संख्या मिल रही है ना। तो परिमेय संख्याओं का कुछ युग्म के लिए जिसकी जांच है इस प्रकार। यहाँ पे दो परिमेय संख्या a तथा b के लिए a माइनस b भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना। तो हमने जोड़ और घटाव देख लिया। हमने यहाँ पे जोड़ करके देखा कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या मिलती है, तो हाँ मिलती है। इसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर भी हमको परिमेय संख्या मिल रही है। इसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर हमको परिमेय संख्या मिलती है या नहीं, तो हम यहाँ पे उदाहरण से देखते हैं। तो यहाँ पे -2/3 ले लिया, गुणित 4/5 ले लिया। या फिर हम यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं, ये क्योंकि ये तो हल किया हुआ है। तो हम यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। -4/5 ले लेते हैं, माइनस का 4/5, और गुणित यहाँ पे माइनस का 6/11 ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमने संख्या ली, हमने इसमें तिर्यक गुणा कर लेते हैं, और यहाँ पे हम गुणा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तिर्यक गुणा
नहीं करेंगे, है ना। गुणा में क्या करेंगे, तिर्यक गुणा नहीं किया जाता है, तो हम गुणा सिर्फ जोड़ और घटाव में ही तिर्यक गुणा हो सकता है। तो यहाँ पे तो गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, हम गुणनफल देख रहे हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम सीधे ही गुणा कर लेंगे। तो चारे चंग कितना हो जाएगा, चारे पंजे 20, चार चंग 24 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 5 का गुणा 11 में हो जाएगा तो 55 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या चिन्ह है, माइनस का, और यहाँ पे भी माइनस का। तो माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस संख्या का गुणा जब माइनस संख्या में होगा तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 24। ये प्लस लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आपको दिखाने के लिए ही लगाया। कोई भी संख्या जिसके साथ कोई भी चिन्ह नहीं रहता है उसके साथ हमेशा धन का चिन्ह या प्लस का चिन्ह रहता है। तो अब हम यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं कि जो दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करने पर भी हमको क्या प्राप्त हो रही है, हमको परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो हमारे पास आ गया कितना, 24/55। तो ये एक परिमेय संख्या है 24/55। तो इस प्रकार दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल करने पर हमको परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो हमारे पास जो 3 नियम हमने पढ़ लिए हैं, जोड़, घटाव और गुणा। अब हम भाग पर जाते हैं। तो भाग पर हम यहाँ पे जो देखेंगे कि जो भाग करने पर दो परिमेय संख्या है उनका भाग करने पर हमको परिमेय संख्या मिलती है या नहीं मिलती है। तो हम यहाँ पे दो परिमेय संख्या ले ली है, ऊपर वाला तो हल किया हुआ है, हम सेकंड वाला लेते हैं यहाँ पे, और उसका गुणा जो देखते हैं यहाँ पे 2/7 ले रखा है भागित 5/3। तो इसका हम जो दो परिमेय संख्या है 2/7 और 5/3, इसका हम भाग करेंगे तो हमको परिमेय संख्या मिलती है या नहीं मिलती है। तो यहाँ पे 2/7 ले लिया, और जो भाग का है इसको हमने बड़ा बट्टा ले लिया, और 5/3 लिख लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो 2/7 को वैसा का वैसा लिख लेते हैं। गुणा बट्टे को हम यहाँ पे गुणा लिख लेंगे, है ना। बट्टे को हम क्या लिख लेंगे, गुणा लिख लेंगे। और जो यहाँ पे जो नीचे संख्या दे रखी है, यहाँ पे जो ये नीचे संख्या दे रखी है, इसको हम क्या करेंगे, उलट कर लिख देंगे। तो हम इसको 5/3 को लिख लेंगे 3/5। तो इस प्रकार ये संख्या हो जाएगी कितनी, गुणा कर लेते हैं अब आपस में। तो 2 3 6 हो जाएगा, है ना, और ये 7 पंजे 35 हो गया। तो हमारे पास ये जो उत्तर आया है वो 6/35 आ चुका है। तो ये परिमेय संख्या है, तो हाँ यह एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या के अंतर्गत जो संवत है वो भाग में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है कि ए के लिए ए भागित हम कोई भी परिमेय संख्या लेते हैं, यहाँ पे 5/4 ले लेते हैं या कोई भी संख्या ले लेते हैं, तो इसके बट्टे में हम 0 लिखते हैं, तो ये संख्या परिभाषित में नहीं आएगा, है ना। अपरिभाषित या परिभाषित नहीं है ना, परिभाषित नहीं है ना, ये परिभाषित नहीं में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 5/4 एक परिमेय संख्या और उसमें 0 का भाग देंगे, तो ये एक परिभाषित संख्या में नहीं आएगा। तो परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत संवत नहीं, यानी कि सिर्फ एक ही अपवाद है। दूसरी सब संख्याएं अगर हम भाग में देंगे तो वो संवत में आ जाएगी, लेकिन हम अगर 0 को शामिल कर लेंगे तो वो संवत नहीं में आ जाएगी। यदि हम 0 को यहाँ पे लिख रखा है, यदि हम 0 को शामिल नहीं करें तो दूसरी सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत संवत हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये एक सिर्फ छोटा सा अपवाद है कि आप अगर कोई से भी परिमेय संख्या में 0 का भाग देंगे तो वो परिभाषित नहीं होगी, और दूसरी सभी जितनी भी परिमेय संख्या हैं वो संवत में आ जाएगी। क्योंकि हम देख लो यहाँ पे, क्योंकि 2/7 और भागित 5/3 का भाग देने पर हमको एक परिमेय संख्या मिल रही है ना, ये एक परिमेय संख्या मिल रही है 6/35। तो दोस्तों हम परिमेय संख्या के बारे में, जोड़, घटाव, गुणा, भाग के बारे में जान चुके हैं कि ये जो गुणा भाग है इनको करने पे जो संख्याएं संवत होती है या नहीं होती है। तो अब हम यहाँ पे प्रयास करते हैं और जानते हैं कि जो संवत है या नहीं है। तो योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवत है, तो हाँ है। और जो परिमेय संख्याएं व्यकलन यानी कि घटाव के लिए संवत है, तो हाँ है। और गुणन के लिए भी जो परिमेय संख्या है वो संवत है, तो हम यहाँ पे हाँ लिख लेंगे।
भाग के लिए नहीं है, क्योंकि जो अपवाद है जीरो एक अपरिभाषित संख्या है, जो परिभाषित नहीं होगी, है ना। जब भी हम परिमेय संख्या में जीरो का भाग देंगे तो वो परिभाषित नहीं होगी, इसलिए एक ही अपवाद है। लेकिन जो दूसरी परिमेय संख्याओं का हम भाग देंगे तो हमको परिमेय संख्या ही मिलेगी। और पूर्णांक संख्याओं में योग में जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ने पर हमको पूर्णांक संख्या मिलेगी। तो हाँ, ये संवत है, तो हम यहाँ पे हाँ लिख लेंगे। इसके बाद जो घटाव में जो है वो संवत होगी, तो हाँ है संवत, और गुणा में भी संवत पूर्णांक संख्याएं होगी, तो इसको लिए हम हाँ लिख लेंगे। पूर्ण संख्याओं की बात करें तो इसमें पूर्णांक जो संख्या है वो जो पूर्ण संख्याएं हैं वो हाँ में रहेगी। योग के समय हम पढ़ के आए हैं जो ऊपर, और व्यकलन में नहीं होगी, क्योंकि जो संख्याएं हैं वो अगर हम यहाँ पे 5 - 6 लिखेंगे तो हमको प्राप्त होगा -1। तो -1 एक पूर्ण संख्या में नहीं आता है, ये एक पूर्णांक में आता है। तो -1 पूर्णांक संख्या है, तो ये घटाव करने पर अगर दो पूर्ण संख्या है 5 और 6, इनका घटाव करने पर हमको पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है ना। कभी कभी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जो 5 बड़ी संख्या आ जाती तो माइनस में प्राप्त होगी। इसी प्रकार भाग में भी जो बट्टे में संख्या आ जाएगी तो 5/6 एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये एक परिमेय संख्या होती है, तो यहाँ पे भी नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार प्राकृत संख्याओं में भी हाँ आ जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या से लगभग एक जैसी होती है, लेकिन जीरो नहीं होता है प्राकृत संख्या में। एक से लेकर अनंत तक संख्याएं होती है प्राकृत संख्याएं। तो आपको ध्यान देना है कि जीरो एक प्राकृत संख्या है, तो जीरो एक प्राकृत संख्या नहीं है, और जीरो पूर्ण संख्या में आता है, पूर्णांक में भी आता है। इसी प्रकार व्यकलन यानी कि घटाव में नहीं आ जाएगा, और यहाँ पे हाँ आ जाएगा, और भाग में भी नहीं आ जाएगा। ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और क्रम विनिमय नियम जानते हैं कि जो पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमय नियम लागू होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे जो संख्या a और b ले रखी है, तो a + b = b + a होता है, यानी कि जो संख्या है उसको हम लिख सकते हैं। 2 + 3 को हम लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं। और कोई सी भी संख्या है 8 + 12 को हम 12 + 8 लिख सकते हैं, यानी कि b + a के रूप में लिख सकते हैं। तो योग का जो नियम कहता है कि जो a + b = b + a लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो व्यवकलन यानी कि घटाना, तो घटाने में हम a - b = b - a नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, हम इसको नहीं लिख सकते हैं। यानी कि 2 - 3 को हम 3 - 2 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि गलत हो जाएगा ना दोस्तों। यहाँ पे 2 - 3 बराबर 3 - 2 बराबर, देखते हैं 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 में से 2 गया तो प्लस का 1 आ रहा है। तो कहाँ से बराबर हो रहा? बराबर नहीं आ रहा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये सिद्ध नहीं होएगा। तो व्यकलन यानी कि घटाव में क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होगा, तो यहाँ पे लागू नहीं होगा, यहाँ पे लागू होगा। इसी प्रकार गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, गुणा में कैसे लागू होगा, 2 × 3 लिख लेते हैं, या फिर 3 × 2 लिख लेते हैं। उत्तर तो आएगा सेम ही, 3 दूनी 6 = 3 दूनी 6। तो यहाँ पे a × b बराबर होता है b × a, है ना। तो ये सही हो जाएगा, गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होगा। इसी प्रकार भाग में a/b जो है वो बराबर नहीं होगा b/a के, है ना। क्यों? क्योंकि देख लो यहाँ पे 2/3 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 3/2 लिख लेते हैं। तो ये बराबर होगा क्या? ये नहीं होगा बराबर, क्योंकि यहाँ पे मान अलग आएगा और यहाँ पे भी मान अलग आएगा। तो जो पूर्ण संख्याओं में भाग में जो क्रम विनिमय नियम में जो पहला है जोड़ में क्या होगा, लागू होगा। घटाव में लागू नहीं होगा, गुणा में लागू होगा, और भाग में जो है वो लागू नहीं होगा। यहाँ पे घटाव, है ना। इसी प्रकार पूर्णांक में हम देख लेते हैं,
जो क्रम विनिमय नियम है यहाँ पे भी जो ऊपर वाले जो नियम है उनके जैसा ही है। और यहाँ पे योग कर लेते हैं हम, तो योग में भी वही का वही आ जाएगा। कोई भी संख्या ले लेते हैं, 6 + 12 बराबर हो जाएगा 12 + 6, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो मान एक जैसा ही आएगा। इसी प्रकार गुणा में हम ले लेते हैं, 4 × 5 बराबर होता है 5 × 4 के, लेकिन भाग में नहीं होगा। यहाँ पे 4/5 लिख लो बराबर 5/4 लिख लो, तो ये बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार भाग में क्रम विनिमय नियम नहीं लागू होगा। अब परिमेय संख्याओं में हम देख लेते हैं लागू होता है या नहीं होता है क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, a + b बराबर b + a होता है। इसी प्रकार ये जोड़ का है, फिर गुणा का, फिर भाग का, है ना। तो पहला नियम कौन सा होता है क्रम विनिमय में, a + b बराबर b + a होना चाहिए। दूसरा नियम कहता है जो क्रम विनिमय का a - b बराबर नहीं है b - a के। तीसरा नियम क्या कहता है, a × b बराबर होता है b × a के। इसी प्रकार चौथा नियम क्या कहता है, a/b बराबर नहीं है b/a के। तो ये है नियम, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हम ऊपर पढ़ के आए हैं, पहले में जो नियम है वो लागू होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में लागू होगा, और चौथे में जो भाग में है वो नियम लागू नहीं होगा। तो इसी प्रकार जो संख्या है यहाँ पे दे रखी है, तो इनको क्या बोला जा रहा है, आप जानते हैं दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। आइए हम यहाँ कुछ युग्मों को जोड़ते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना यहाँ पे बताया गया है। तो बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का क्रम में जोड़ा जा सकता है। हम कहते हैं कि परिमेय संख्या योग क्रम विनिमय है, अर्थात किन्हीं दो संख्याओं a तथा b के लिए a + b बराबर हो जाएगा b + a के। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं -2 और -2 को 2 + 3 -2/3 + 5/7 को हम लिख सकते हैं 5/7 प्लस -2/3 के। उत्तर हमारा सेम ही आ जाएगा, है ना दोस्तों। यहाँ पे इनको जोड़ा तो 1/21 आया, और यहाँ पे इनको जोड़ा तो 1/21 आ चुका है। तो यानी कि ये नियम लागू हो जाएगा। हम पहले जोड़ना सीख चुके हैं, तिर्यक गुणा के द्वारा यहाँ पे जोड़ा जाएगा। आप तिर्यक गुणा कर लें और जो उत्तर आ जाएगा वो 1/21 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1/21 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा सिखा देते हैं। तो 2/3 प्लस 5 हो जाएगा 7। तो यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 7 दूनी 14 माइनस का प्लस 5 तियां 15/3 सत्तू 21। तो 14 में से 15 गए तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, बड़ी संख्या 15 की है तो प्लस 1 और बटे 21। तो हमारे पास ये उत्तर आ चुका है। तो दो परिमेय संख्याओं का योग करने पर जो क्रम विनिमय लागू नियम होता है, तो आप ये वाला नियम लागू हो जाएगा। a + b यानी कि a हमारे पास -2/3 है और b है हमारे पास 5/7। तो a + b बराबर b + a के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार व्यकलन यानी कि जो व्यकलन होता है उसको हम ऋणात्मक या घटाना भी कह सकते हैं। तो घटाना भी हम जो है वो क्रम विनिमय नियम में लागू नहीं होगा, है ना दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 2/3 - 5/4 को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 5/4 - 2/3 ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप देख लो यहाँ पे दोनों के उत्तर अगर हम करें तो बराबर नहीं आएंगे, है ना। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 तियां 15 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 चौक 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो 3 पंजे 15 हो जाएगा, और माइनस का 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यह 4 तियां 12। तो ये 8 में से 15 गए तो कितने बच रहे, 5 6 7। तो यहाँ पे आ जाएगा -7/12, और यहाँ पे 15 में से 8 गए तो यहाँ पे आ जाएगा 7/12 प्लस का, है ना। तो ये -7/12 और यहाँ पे प्लस का 7/12 आ रहा। तो जो क्रम विनिमय नियम है वो घटाने पर लागू नहीं होगा, तो ये संवत नहीं होगा। गुणा में लागू हो जाएगा, क्योंकि गुणा में हम जो संख्याएं हैं वो लिख सकते हैं a × b बराबर b × a के रूप में।
और जो भाग में है वो क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि जो बट्टे में संख्याएं हैं वो बदल जाएगी, हम आगे आपको बता चुके हैं। तो हम यहाँ पे प्रयास करके देखते हैं और आपको बताते हैं। तो परिमेय संख्याओं में योग के लिए जो नियम है वो हाँ में आ जाएगा, है ना दोस्तों। परिमेय संख्या हम अभी यहाँ पे पढ़ के आए हैं। तो परिमेय संख्याओं में जो जोड़ है ना, जोड़ में योग में क्या हो जाएगा, जो है वो लागू हो जाएगा। और घटाने पर जो परिमेय संख्या में नहीं होगा, जो घटाने पर यहाँ पे नहीं आ जाएगा, और गुणा में हाँ आ जाएगा, और भाग में नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार पूर्णांक में हाँ आ जाएगा, यहाँ पे व्यकलन में नहीं आ जाएगा, गुणा में हाँ आ जाएगा, और यहाँ पे नहीं आ जाएगा। पूर्णांक की संख्या की बात कर रहे हैं हम। और जो क्रम विनिमय नियम है वो पूर्ण संख्या में यहाँ पे हाँ में आ जाएगा, और यहाँ पे व्यकलन में नहीं में आ जाएगा, यहाँ पे गुणन में हाँ आ जाएगा, और जो भाग में नहीं में आ जाएगा। इसी प्रकार प्राकृत संख्या में हाँ में आ जाएगा। जो व्यकलन जो प्राकृत संख्या है, क्रम विनिमय नियम है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। हम यहाँ पे क्रम विनिमय नियम पढ़ के आए हैं, कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होगा, कि यहाँ पे लागू नहीं होगा, धन में लागू नहीं होगा, घटाव में लागू नहीं होगा, और गुणा में लागू होगा, और भाग में लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा, फिर यहाँ पे नहीं आ जाएगा, यहाँ पे गुणा में हाँ आ जाएगा, और यहाँ पे नहीं, है ना दोस्तों। क्योंकि जो क्रम विनिमय नियम है हम पढ़ के आए हैं। और जो प्लस में है वो परिमेय संख्या में हाँ में आ जाएगा, घटाव में नहीं, गुणा में हाँ, और भाग में नहीं आ जाएगा। और सहचार्यता का जो नियम है, जो पूर्ण संख्याओं के लिए 4 संख्याओं की सहचार्यता है ना, का स्मरण करना है। तो योग में योग सहचार्य है। तो जो सहचार्य नियम है वो यहाँ पे हो जाएगा, कोई सी भी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। तो ये का नियम क्या कहता है, ये a माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं है a माइनस बी माइनस सी के, है ना दोस्तों। क्योंकि जो हम जोड़ घटाव करेंगे तो उसमें जो LHS और RHS जो वैल्यू है वो सही नहीं आएगी दोनों में। और गुणन में तो सहचर्य का नियम लागू होता है, a गुणा बी चाहे कर लो, या फिर b a गुणा बी गुणित सी कर लो, तो मान दोनों साइड में LHS और RHS का बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार जो भाग में है a भागित b भागित c बराबर नहीं होगा a भागित बी के भागित सी के। तो भाग का सहचार्य नियम सहचार्य नहीं है ना। तो यहाँ पे जो पूर्णांक की बात कर रहे हैं, इसमें सहचार्य नियम जो सारणी में यहाँ पे देखा जा सकता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के कोष्टक में, है ना दोस्तों। तो सहचर्य नियम ये कहता है। तो योग का सहचर्य है, और व्यकलन में सहचर्य का नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे देख लो आप, जो 5 7 और 3 है ना बराबर, यहाँ पे आप देख लेते हैं 5 माइनस 7 और माइनस का 3। तो पहले हम 5 यहाँ पे कोष्टक में 7 और 3 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से 5 4 है ना, तो 4 आ जाएगा माइनस का। इसी प्रकार यहाँ पे 4 आ जाएगा घटाने पे, और जो बड़ी संख्या कौन सी है 7, तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो 5 में से 4 गया तो यहाँ पे आ रहा 1, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7। तो LHS और जो RHS की वैल्यू है वो बराबर नहीं आ रही है, इसलिए यह व्यकलन सहचार्य नहीं है। इसी प्रकार जो गुणन में सहचार्य हो जाएगा, क्योंकि आप a गुणा बी गुणा सी करो, या फिर a गुणा बी गुणा सी करो कोष्टक में, तो जो गुणन का सहचार्य वो आ जाएगा। भाग का सहचार्य नहीं होगा, क्योंकि जो वैल्यू है
जो -10 भागित 2 भागित 5, तो ये नहीं होगा इस प्रकार। तो जो भाग का साहचर्य नियम लागू नहीं होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और परिमेय संख्याओं में योग देखते हैं और व्यकलन देखते हैं। तो व्यकलन हम आगे यहाँ पे जो सहचर्य नियम की बात कर रहे हैं, क्रम विनिमय नियम हम आगे पढ़ चुके हैं। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे a प्लस बी बराबर b प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो सहचर्य नियम है वो कहता है a प्लस बी कोष्टक b प्लस सी बराबर हो जाता है a प्लस बी प्लस सी। तो इस प्रकार जो सहचर्य नियम में जो योग है परिमेय संख्याओं में वो व्यकलन वो हो जाएगा। यहाँ पे परिमेय संख्याएं में व्यकलन का नियम लागू होगा और परिमेय संख्याओं में जो योग का नियम है ना दोस्तों, व्यकलन नहीं, परिमेय संख्याओं में जो योग का नियम है वो लागू होगा। और व्यकलन मतलब होता है ऋणात्मक, और इसका जो है वो यहाँ पे सहचर्य नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि जो घटाव है वो दोनों साइड में बराबर नहीं होता है। गुणन में लागू होगा, जो सहचर्य नियम गुणन में लागू हो जाएगा। और भाग में जो यहाँ पे जो व्युत्क्रम है ना, उल्टा करने पर जो संख्याएं हैं वो बराबर नहीं होगी। तो LHS बराबर RHS जो परिमेय संख्या में है वो नहीं होगा बराबर। तो भाग सहचर्य नहीं है यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे भाग सहचर्य नहीं आ जाएगा। तो सहचर्य नियम में जो भाग है वो नहीं आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो योग के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे हाँ आ जाएगा, व्यकलन में नहीं आ जाएगा, और गुणन में हाँ आ जाएगा। इसी प्रकार जो पूर्णांक की बात करते हैं, तो पूर्णांक में व्यकलन का नियम जो सहचर्य का नियम है ना, सहचर्य का नियम क्या है, सहचर्य का नियम यहाँ पे लागू हो जाएगा पूर्णांक में, व्यकलन में नहीं होगा, गुणन में हो जाएगा और यहाँ पे भी नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार पूर्ण संख्या में हाँ हो जाएगा, यहाँ पे व्यकलन यानी कि घटाव में नहीं होगा, गुणन में हो जाएगा और यहाँ पे नहीं होगा भाग में। प्राकृत संख्याओं में जो है वो हो जाएगा सहचर्य का नियम, व्यकलन में नहीं होगा और गुणन में हो जाएगा और भाग में नहीं होगा। तो हमने ये प्रयास कर चुके हैं हम, और किस प्रकार से जो संख्या है वो नियम के आधार पर अलग हो सकती है। तो यहाँ पे जो नियम के साथ हम यहाँ पर जो संख्याएं हैं उसका यहाँ पे जो उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। तो 3, 7, 6, 11, 8, 21, 5, 22, तो इस प्रकार से जो संख्याएं हैं वो यहाँ पे लिख रखी है। तो हम इसको जो उदाहरण नंबर 1 दिया गया है, तो इस प्रकार जो क्रम विनिमय और सहचर्य का नियम का गुणधर्म की सहायता से परिकलन आसान कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस संख्या को लिख सकते हैं, जो एक जैसी दिखती हो उसको अलग से लिख सकते हैं, और जो यहाँ पे संख्याएं अलग अलग दिख रही है उसको अलग से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो संख्याएं हैं उनको क्या करते हैं, आप दो विधि का उपयोग करके यहाँ पे हल करना बताया गया है। पहला लघुत्तम विधि है और दूसरा क्रम विनिमय और जो सहचर्य नियम का उपयोग करके जो हल किया गया है। तो हम यहाँ पे दोनों विधियाँ हल करके आपको उदाहरण के द्वारा समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहली जो विधि हम लेते हैं यहाँ पे जो लघुत्तम विधि है ना, तो यहाँ पे 3/7 लिख रखा है प्रश्न में, 3/7 प्लस माइनस का 6/11 लिख रखा है, और फिर प्लस माइनस 8/21 लिख रखा है, फिर प्लस का 5/22 लिख रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी का लघुत्तम ले लेते हैं, 7, 11, 21 और 22 का। तो हम यहाँ पे जो लघुत्तम ले लेते हैं, यहाँ पे गुणनखंड ले लेते हैं। तो 7, 11, 21 और 22, तो यहाँ पे जो गुणा हो जाएगा वो 7, 22 है ना। तो 2 का सबसे पहले हम 2 का यहाँ पे करेंगे, तो 2 का 7 में नहीं जाएगा, 11 में भी नहीं जाएगा और 21 में नहीं जाएगा, 22 में चला जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 3 का यहाँ पे जो गुणनखंड करेंगे, तो 7,
यहाँ पे 11 हो जाएगा, तीनों सत्तू 21 हो जाएगा और 11 का 11 हो जाएगा। फिर हम 7 का करेंगे गुणनखंड, तो 7 एकम 7, यहाँ पे 11, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 की जगह 1 हो जाएगा और यहाँ पे 11 का 11। इसी प्रकार हम 11 का गुणनखंड लेंगे अब, तो 1, 11 एकम 11 और फिर 1, फिर 11 एकम 11। तो हमारे पास जो गुणनखंड आए हैं जो इन संख्याओं के, तो हम इनका लघुत्तम निकाल लेंगे। तो हमारा जो लघुत्तम होगा 2 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 11। तो हमारे पास टोटल जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 3 दूनी 6, 6 सत्तू 42 और 42 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। हम यहाँ पे 42 में 11 का गुणा कर लेते हैं, तो 2 एकम 2 4, फिर 2 एकम 2 और 4, तो 1 4 और 2 6 हो जाएगा और ये 4। तो यहाँ पे 1 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो 42 और 42 तो हमारे पास आ जाएगा 462। हमारे पास कितना आ जाएगा, जो लघुत्तम है वो आ जाएगा 462। तो हम यहाँ पे संख्याएं लिख लेते हैं और जो लघुत्तम आया हमारे पास कितना आया 462। तो 7, 11, 21 और 22 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आया दोस्तों, 462 आ चुका है। तो हम यहाँ पे 3/7 गुणित कितना लिख लेते हैं, 462 लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस का गुणा ही कर लेते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 6/11 गुणित 462। हम सभी संख्याओं में क्या कर रहे हैं, लघुत्तम समापवर्तक जो आया है उसका गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो माइनस आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8/21 माइनस का आ जाएगा और गुणित 462 प्लस 5/22 गुणित 462। फिर जो बट्टे वाली संख्या लेते हैं, यहाँ पे बट्टे में क्या आ जाएगा, पूरा लघुत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा 462। अब हम भाग दे देते हैं, तो 7 का भाग दे देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7 10 7 21 7 चौक 28 7 पंजे 35 7 चंग 42, है ना। 7 चंग कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। और जो बच्चा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 7 चंग 42 हो जाएगा। इसी प्रकार 11 का, तो 11 चौक 44 हो जाएगा और 11 दूनी 22 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे 7 एकम 7 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा 66 और फिर 3 से भाग चला जाएगा तो 3 दूनी 6। इसी प्रकार 11 से 11 दूनी 22 हो जाएगा और 11 चौक 44 और 11 दूनी 22 और फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब हम पूरी संख्याएं लिख लेते हैं, हमारे पास कितनी आ जाएगी। तो 3 का गुणा 66 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 198। इसी प्रकार 6 का गुणा हम 42 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 252 आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस का 8 का गुणा 22 में करेंगे तो माइनस का 176 आ जाएगा। और 5 का गुणा हम 21 में करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। और जो संख्या हमारे पास नीचे आ रही है वो पूरा लघुत्तम समापवर्तक 662 आ गया। तो हम जोड़ घटाव पूरा करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आ जाएगी वो आखिरी में आ जाएगी ये माइनस का 125/462। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप जो लघुत्तम ले रहे हैं वो कैसे लें, और जो लघुत्तम आया उसका गुणा करना है प्रत्येक संख्या में, और जो बट्टे में पूरा लघुत्तम लिखना है। और ये लघुत्तम समापवर्तक विधि है। अब हम तिर्यक गुणा विधि के द्वारा क्रम विनिमय नियम और साहचर्य दोनों ही नियम का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो निकालेंगे। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से 3/7 और यहाँ पे 8/21 है। 3/7 और 8/21 दोनों संख्याएं क्या है, एक जैसी आ रही है। 7 का भाग जो गुणा है इसमें आ रहा है 21 में, और यहाँ पे 8/11 3/7 और 8/21 दोनों एक जैसी है। तो यहाँ पे क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का प्रयोग किया गया है। तो जो पास पास में जो संख्याएं हैं उनको पहले ले लिया है, और जो 6/11 और 5/22 यानी कि 11 दूनी 22 हो रहा है और 7 21 हो रहा है, तो दोनों एक जैसी संख्याओं को पास पास में कर लिया। फिर यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लिया, 21 का गुणा ऊपर कर लिया यहाँ पे, और 7 का गुणा 8 में कर लेंगे। या फिर आप यहाँ पे जो सीधा है
यहाँ पे जो 7 गुणित 21 कर लिया। तो यहाँ पे दोस्तों जो संख्याएं हैं वो एक जैसी है, उनको पास में कर लिया, फिर इसका लघुत्तम ले लिया, तो इसका लघुत्तम कितना आया, 21 आया। तो हम यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो ले लेते हैं, क्या क्या संख्याएं आ रही है। तो यहाँ पे जो संख्याएं आ रही है 3/7 है ना दोस्तों, 3/7 प्लस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस भी, प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस का लिख लेते हैं 8/21। और जो संख्याएं हैं प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे माइनस का 6/11 प्लस 5/22। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 7 और 21 का जो गुणनखंड निकालते हैं और उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 7 और 21, 7 एकम 14, 7 21 हो जाएगा, और 3 एकम 3। तो हमारा जो लघुत्तम समापवर्तक आया वो 21 आया। तो हम यहाँ पे 21 लिख लेते हैं। तो 3/7 गुणित 21 माइनस 8/21 गुणित 21, ये एलसीएम आया। बट्टे हमारे पास कितना आया, जो एलसीएम वो आया है लघुत्तम 21 आया। इसी प्रकार हम यहाँ पे इन 11 और 22 का जो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 11 और 22 का निकाल लेते हैं। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 2 एकम 2। तो हमारे पास 11 गुणित 2 किया तो हमारे पास आ जाएगा 11 दूनी 22। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया दोस्तों, 22। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 6/11 गुणित 22 लिख लो, फिर 5/22 गुणित 22, ये हमने लिख लिया। बट्टे हमारे पास कुल कितना जो एलसीएम आया वो 22 आया। तो इसी प्रकार जो कट जाएगा यहाँ पे 7 10 7 21, और ये 21 से 21 कट गया, फिर 11 दूनी 22, और ये 22 से 22 कट गया। तो हमारे पास जो एलसीएम वो आया, टोटल वैल्यू आई 3 क्या 9 आया, और यहाँ पे आया 8/21। इसी प्रकार यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 दूनी 12 माइनस का 12 आ जाएगा, और प्लस का 5/22। तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे 9 में से 8 गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा, 1/21। और यहाँ पे 12 में से 5 गया तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 रहेगा माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा -7/22। तो अब हम यहाँ पे 22 और 21 का जो लघुत्तम लेंगे, हम यहाँ पे 22 और 21 का जो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 और 22 का हम डायरेक्ट यहाँ पे गुणा, तिर्यक गुणा ही कर लेते हैं। चलो हम 21 और 22 का तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 22 माइनस 7 में 21 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो माइनस का 147 आया। और 21 का 22 में गुणा कर लेते हैं, 21 में 22 का गुणा कर लेते हैं तो 2 और ये 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यह आया हमारा 2 6 4, 462 आ चुका है दोस्तों। और 22 में से माइनस का 147 घटेगा तो माइनस का 125 आ जाएगा, और ये 462। तो हमारा उत्तर आ गया ये। और जो लघुत्तम समापवर्तक विधि के द्वारा भी हमने किया, तो इस प्रकार जो उत्तर हमारा आया। और सहचर्य और क्रम विनिमय नियम हमने जो लागू करके जो उत्तर निकाला, तो वो भी हमारा आ चुका है। यानी कि एक जैसा उत्तर आया है, लेकिन जो विधि है वो थोड़ी सी यहाँ पे अलग हमने की अपनाई है। तो जो उदाहरण नंबर 2 है वो भी इसी प्रकार से कर रखा है, लघुत्तम के द्वारा यहाँ पे किया गया है पहले, और ये क्रम विनिमय के नियम के द्वारा यहाँ पे किया गया है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। और जो भूमिका यहाँ पे बताई गई है, एक का गुणा, एक का जोड़ो या घटाओ, कोई भी फर्क, 0 को जोड़ो या घटाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर चाहे एक का गुणा या जोड़ घटाव करो तो भी यहाँ पे एक का गुणा करने पर भी कोई फर्क नहीं आएगा, कोई भी संख्या। और यहाँ पे परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरक नियम यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे AB + C बराबर AB + AC भी लिख सकते हैं, ये भी नियम लागू होता है। AB कोष्टक -C है ना। तो इस प्रकार से भी जो क्रम व्यकलन का गुणन और व्यकलन का जो भाग, जो जोड़ और घटाव, वो भी इस प्रकार से किया जा सकता है।
इस प्रकार जो हमने प्रश्न जो पाठ है वो हम यहाँ पे आखिरी में प्रश्न वाली 1.1 पर आ चुके हैं। और जो यहाँ पे वितरक का निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो आप इसका ज़रूर ट्राई करें दोनों प्रश्नों का। यहाँ पे एक प्रश्न आपको करके बता देते हैं। जो यहाँ पे 7/5 दिया हुआ है, यहाँ पे 7/5 दिया हुआ है, और गुणा में माइनस का 3/12 दिया गया है, और प्लस यहाँ पे 7/5 दिया गया है गुणित 5/12 दिया गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हमको कॉमन दिख रहा है, एक तो 7/5 और यहाँ पे 7/5 कॉमन दिख रहा है। तो हम यहाँ पे जो कॉमन संख्या है वो लिख लेते हैं, और जो बची हुई संख्या है वो अंदर कोष्टक में लिख लेंगे। तो 7/5 हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, और जो कोष्टक में बची हुई संख्या है, क्या बची हुई, माइनस का 3/12 बचा हुआ है, और प्लस 5/12 बचा हुआ है ना दोस्तों। ये हमने एक बार लिख लिया बाहर। फिर आगे बढ़ते हैं, हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं, और जो 7/5 वैसा का वैसा रहेगा, और जो संख्या है अंदर 12, जब भी बट्टे में एक जैसी संख्या आती है तो उसको एक बार लिखा जाता है। यहाँ पे एक बार लिख लें आप, और माइनस का 3 लिख लें वैसा का वैसा। अगर यहाँ पे अलग अलग संख्या आती तो हम तिर्यक गुणा कर लेते और जो संख्या है उसको हल कर लेते। तो यहाँ पे 5, इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा 7/5 गुणा, यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 3 गए तो हमारे पास बचेंगे 2/12। तो इसी प्रकार जो संख्या है वो 2 प्लस की आ जाएगी, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है। तो ये हो जाएगा, हमारे पास उत्तर आ जाएगा 7 दूनी 14/12 पंजे 6। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है। इस प्रकार आप कोई सी भी संख्या है उसका क्रम विनिमय नियम या वितरक का नियम के द्वारा आप उसको हल कर सकते हैं। तो अब हम प्रश्न वाले 1.1 पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी कि गुण का नाम लिखना है। तो जो पहला जो गुणधर्म है, तो जो प्रश्न वाले 1 में जो पहला प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो प्रश्न वाले 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर पहला हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे -4/5 है ना, -4/5 गुणित 1 बराबर 1 गुणा -4/5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, एक जो है वो गुणात्मक तत्सम है ना, गुणात्मक तत्समक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 1 है वो दोनों संख्याओं में आ रहा है, और वो गुण 1 जो है वो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, उत्तर में हम लिखेंगे 1 गुणात्मक तत्समक है। एक क्या है, वो गुण दोनों संख्याओं में आ रहा है हमारे पास। जो एक यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन एक का गुणा करने पर जो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। दोनों क्या है, एक जो है वो गुणात्मक तत्समक है। इसी प्रकार हम जो दूसरा प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का जो 13/17 है गुणित जो माइनस का 2/7 है। तो यहाँ पे बराबर में क्या लिखा है, माइनस का 2/7। हम जो नियम पढ़ के आए हैं उसी नियम के आधार पर करेंगे हम यहाँ पे माइनस का 13/17। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जो 13/17 है वो पीछे चला गया, और जो 2/7 है वो आगे आ गया। यानी कि यहाँ पे जो नियम लग रहा है a गुणा b बराबर क्या हो रहा है, b गुणा a। तो ये जो नियम है वो है क्रम विनिमेयता का नियम है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो नियम है वो क्रम विनिमेयता। तो जो क्रम विनिमेयता का नियम यहाँ पे लग रहा है, a गुणा b बराबर b गुणा a।
तो क्रम विनिमयता का नियम लग रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरे में। इसी प्रकार हम यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कि 19 है ना, 19 बटे क्या आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 19 क्वेश्चन नंबर तीसरे में दोस्तों क्या आ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा आ रहा है माइनस का 19 बट्टे 29 गुणित 29 बट्टे माइनस का 19 आ रहा है। तो जो बराबर में हमारे पास क्या आया 1। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरे में आ रहा है प्रतिलोम, यानी कि जो संख्या है उसका उल्टा हो रहा है। 19 बटे 29 को हमने क्या लिख लिया 29 बटे 19। तो यहाँ पे आ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम आ रहा है। हम जो संख्या ले रहे हैं यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम है ना, उल्टा हो रहा है। जो संख्या ले रखी है हमने 19 बट्टे 29 को हमने लिखा है 29 बट्टे 19 ले लिया है। तो जो संख्या आ रही है वो प्रतिलोम, मतलब जो ये आ रही है इसको हमने उल्टा करके लिख लिया है। ये 29 को ऊपर ले लिया और 19 को नीचे ले लिया। तो हमारे पास जो संख्या है वो प्रतिलोम के रूप में आई है। इसी प्रकार जो हम आखिरी का जो प्रश्न करते हैं, इसमें क्या है दोस्तों, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, a गुणा कोष्टक b गुणा c हो रहा है, बराबर हो रहा है यहाँ पे a गुणा b गुणा c हो रहा है। तो ये जो नियम हम पढ़ के आए हैं ये कौन सा नियम है, ये सहचार्य का नियम, यह सहचारिता का नियम है। तो सहचारिता का नियम है, इसमें इस प्रकार से हम लिख सकते हैं गुणा में संख्याएं सहचारिता नियम से। तो जो उत्तर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, सहचारिता नियम। ये जो इसमें जो गुण धर्म है वो सहचारिता का नियम के द्वारा जो इसको लिखा गया है। तो इस प्रकार जो आप कोई सी भी संख्या है उसका हम जो मान ज्ञात कर सकते हैं। नियम हमने पढ़े हैं ऊपर से, जो अलग अलग प्रकार से क्रम विनिमय का नियम, सहचारिता का नियम और अलग अलग जो गुण धर्म है उसके बारे में हमने इस पूरे पाठ में अच्छे से आपको समझाया है। तो इसके बाद जो आखिरी में ये हमने क्या क्या चर्चा की, संवत है या नहीं है ना, क्रम विनिमय नियम हमने पढ़ा है, सहचर्य नियम पढ़ा है, तत्सम और गुणात्मक तत्सम, जो एक गुणात्मक तत्समक है वो हमने पढ़ा है। वितरक का नियम जो हमने पढ़ा है आखिरी में, ए बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी के रूप में हम लिख सकते हैं। ए बी माइनस सी को हम ए बी माइनस ए सी के रूप में हम लिख सकते हैं। तो जो पाठ 1 है हमारा, जो कक्षा 8वीं का है गणित का, परिमेय संख्याएं हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आने वाले पार्ट भी हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। और जो छात्र नए आए हैं, तो जो छात्र नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो है पार्ट के वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो अगले वीडियो में हम पार्ट 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण आपको समझाएंगे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और हम उसके बाद हम पूरी जो प्रश्न वाली है वो गणित के जो पूरे पाठ हैं 13, उन सभी को आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।